आइए बच्चों, आज हम क्षितिज भागवन कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 करेंगे। पाठ का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। इसके लेखक है हजारी प्रसाद जी द्विवेदी। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम जीवन परिचय उनका जान लेते हैं थोड़ा सा। ये एक महान निबंधकार थे। द्विवेदी जी का जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश में हुआ था और उन्होंने ज्योतिषाचार्य की परीक्षा भी उत्तीर्ण की थी और संस्कृत और हिंदी के अध्यापक के रूप में भी कार्य किया और विश्व भारती पत्रिका का संपादन भी किया। 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपको डी.लिट की उपाधि से सम्मानित किया और आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा पंजाब विश्वविद्यालय के हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला इन्हें। सरकार ने भी इन्हें पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया और 1979 में इनकी मृत्यु हो गई, इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, उसमें अशोक के फूल, ऊटज कल्पता इत्यादि, ललित निबंध, 4 उपन्यास, वाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्वा, अनामदास का पोथा और आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमिक पुरस्कार एवं पद्म भूषण भी प्राप्त हुआ है और इनकी जो रचनाएं होती है वो बहुत ही उच्च कोटि की होती है, जटिल, गंभीर और बहुत ही अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं ये और बहुत तत्सम शब्द और व्यावहारिक भाषा का प्रयोग रहता है इनके लेख में। और इनकी जो भाषा है उसमें स्पष्टता होती है, प्रवाह होता है और जो इनके जो वाक्य होते हैं उनमें संस्कृत के शब्द और मुहावरों की प्रचुरता होती है। इनकी जो शैली है वो भावनात्मक शैली है, आलोचनात्मक शैली है और गवेषणात्मक शैली है। साहित्य में इनका स्थान उच्च कोटि का है। महान विचारक हैं, कुशल रचनाकार हैं। द्विवेदी जी को पूरी हिंदी में श्रद्धा और सम्मान के साथ महत्व दिया जाता है। उनके निबंधों में भाव सबलता, विचारों की गंभीरता है ना स्पष्ट दिखाई देती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गद्य साहित्य के महान विभूति हैं। इन्होंने अपनी रचना में जो हम पाठ पढ़ रहे हैं एक कुत्ता एक मैना, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। निबंध में न तो केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का भी विस्तार है। इसमें रविंद्रनाथ जी की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव की संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र को भी उकेरा गया है। पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम की प्रेरणा देता है। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का सारांश। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र रहा जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसलिए या पता नहीं क्यों वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहने चले गए और सबसे ऊपर वाली मंजिल में उन्होंने रहने का सोचा। वहाँ उन्हें एकांत भी मिला। उन दिनों छुट्टियाँ चल रही थी तो आश्रम के सभी लोग बाहर चले गए थे और जो लेखक हैं उन्होंने सपरिवार और गुरुदेव के दर्शन के लिए जाने का सोचा। गुरुदेव कौन है यहाँ पे? रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। इस कारण गुरुदेव के पास जब कभी जाता तो वो मुस्कुरा देते थे। दर्शनार्थी हैं क्या? शुरू में उनके ऐसी बंगला भाषा में बातें करते थे और उनके हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। ज़्यादातर भाषा में मुहावरों का प्रयोग किया करते थे। गुरुदेव के पास जब ये लेखक मिलने गए तो गुरुदेव बहुत आनंद में थे और छत पर बैठ के चुपचाप सूर्य को देख रहे थे। और फिर इन लोगों को जब देखा, लेखक और उनके सपरिवार बच्चों को और पत्नी को, तो बच्चों से छेड़छाड़ की, कुशल क्षेम पूछा और धीरे धीरे कुत्ते के ऊपर हाथ फेरते रहे। उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लग गया कुत्ता। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा। वह आंख बंद करके अपने रोम रोम से उन्हें उनके स्नेह का, उनके प्यार का अनुभव कर रहा था। कौन? कुत्ता, है ना। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा कि देखो तुमने, ये यहाँ आ गए। कैसे इन्हें मालूम हुआ
कि मैं यहाँ हूँ, आश्चर्य है, इतनी 2 मील दूर चलकर ये कैसे पहुँचा कुत्ता, है ना। इसी कुत्ते को लक्ष्य कर कर आरोग्य में उन्होंने एक कविता लिखी थी। वह कविता क्या थी? भक्त कुत्ता प्रतिदिन प्रातःकाल मेरे निकट आकर तब तक बैठा रहता है जब तक मैं उसको छू नहीं लेता। मूक प्राणी जो होते हैं, मूक मतलब जो बोल नहीं पाते, मूक प्राणी में यही एक ऐसा जीव है जो अच्छा बुरा सबके भीतर झांक कर मनुष्य के भाव और उसके लोक को देख सकता है। उसकी दृष्टि मनुष्य को वास्तविक परिचय समझा देती है। मतलब कुत्ता अगर किसी से प्यार कर रहा है तो समझ लो वो इंसान भी बहुत अच्छा होगा। कुत्ते बहुत पहचानते हैं मनुष्य को, है ना। लेखक जब एक कविता को पढ़ते हैं उन्हें श्री निकेतन की तीसरी मंजिल की घटना याद आ जाती है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जब गुरुदेव टैगोर की को मृत्यु के बाद जब जलाया गया तो उनकी जो चिता की भस्म थी वो कलकत्ता लेके आए, तब भी वो कुत्ता उत्तरायण तक मतलब संक्रांत तक उस चिता के पास बैठा रहा, जनवरी तक, है ना, और बिल्कुल भी वहाँ से हिला नहीं। और जो लेखक थे उनकी मृत्यु हुई थी मई में। लेखक जब शांति निकेतन पहुँचे ही थे तभी एक दिन बगीचे में वे टहलते हुए गुरुदेव ने कहा, आश्रम के कौवे कहाँ गए? वास्तव में कौवे नहीं थे, कहीं प्रवास पर गए थे। मतलब सभी पक्षी लोग जो है प्रवास पर जाते, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते मौसम के हिसाब से। एक सप्ताह बाद कौवे दिखाई दिए। दूसरी बार जब लेखक गुरुदेव के पास पहुँचे तो एक लंगड़ी मैना को लक्ष्य करके उन्होंने कहा कि इससे फुदकने में मुझे करुणा का भाव प्रतीत होता है। मतलब उस पर प्यार आता है जब वो इधर उधर फुदकती है। तो गुरुदेव से कहने पर लेखक को मैना की करुणा का आभास हुआ, और नहीं तो जैसे जो द्विवेदी जी थे जब गुरुदेव ने बताया तब उन्हें भी ऐसा लगा कि हाँ सही है, जब तक उनका ध्यान नहीं गया इस बात पे, है ना। अन्यथा वे तो अनुकंपा दिखाने वाला पक्षी मान रहे थे उसे। इसकी पुष्टि उनके घर के सुराखों में, मतलब घर के जो छत के बाहर जो जगह होती है ना, जो वेंटिलेशन वगैरह होता है, वहाँ पे मैना दंपत्ति के व्यवहार से हो चुकी थी। वो वहाँ रहते थे और उस पे क्या होता था कि वो तिनके लाते, है ना, घास के और गोबर के टुकड़े लाते, कंडे के, और ये सब मिला मिला के और अपना घर बनाते थे। और दोनों आपस में बातें करते, इशारे में ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं। परंतु उस लंगड़ी मैना को देखकर लेखक को करुणा का आभास हुआ और उन्हें गुरुदेव की कविता का स्मरण याद आ गया। एक लंगड़ी मैना भी फुदक रही थी वहीं पे, उसके बारे में लेखक लिख रहे हैं। इसी मैना को लक्ष्य करके लिखी गई कविता में उस मैना के प्रति सहानुभूति प्रकट करते हुए लिखा कि यह बेचारी लंगड़ी मैना क्यों रह रहकर फुदकती फिरती है। अन्य मैनाएं तो बकबक करती रहती है और इसके जीवन में गांठ पड़ी है। इसमें किसी के भी प्रति कोई विद्वेष की भावना नहीं है, किसी के प्रति कोई बुराई नहीं है, और यह अपने आप में अकेले रहती है और बहुत ही शांत और दयालु है। लेखक कहते हैं कि जब भी उस कविता को पढ़ता हूँ उस मैना को मेरे सामने आकर दिखाई देने लगती है। वे चकित हैं कि गुरुदेव ने उन पशु पक्षियों के अंतर्मन से सूक्ष्म भाव को कैसे परखा। अचानक एक दिन वह मैना उड़ गई। ये स्मृतियाँ लेखक के मन में उभरती रहती है। कितना करुण है उसका उड़ जाना। जब मैना उड़ जाती है तो बहुत दुखी होते हैं और उनको बहुत ही उसकी याद आती है। और यही हमारा पाठ का सारांश समाप्त होता है। अब हम करेंगे प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, गुरुदेव ने शांति निकेतन को छोड़ कहीं और रहने का मन क्यों बनाया? क्योंकि गुरुदेव का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था और वह एकदम से उनका मन किया कि वह स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए शांति निकेतन को छोड़कर श्री निकेतन जाकर रहेंगे और अपने एकांत में स्वास्थ्य का लाभ लेंगे। प्रश्न 2, मूक प्राणी मनुष्य से कम संवेदनशील नहीं होते। पाठ के आधार पर बताइए। मूक का अर्थ होता है जो बोल नहीं सकता, है ना। मूक होने वाले जो प्राणी होते हैं वो बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इस पाठ में कुत्ता, मैना सबकी संवेदनशीलता को लेखक ने बताया है बहुत अच्छे से। और जो कुत्ता रहता है वो शांति निकेतन में रहता है, लेकिन जब गुरुदेव श्री निकेतन रहने आ जाते हैं तो वो पीछे पीछे अकेला बिना रास्ता बताए भी वहाँ उनके पास आ जाता है। इससे ये पता चलता है कि वो कितना उनको चाहता है। वो गुरुदेव का वियोग सहन नहीं कर पाता और रोज़ उनके पास आ जाता था, क्योंकि जब तक वो उसके ऊपर हाथ नहीं फेर देते तब तक उसे अच्छा नहीं लगता था।
और ऐसे ही एक मैना भी अपने व्यवहार से अपनी उपस्थिति का एहसास कराती थी और वह उनके आसपास दिन भर फुदकती रहती थी। प्रश्न 3, गुरुदेव द्वारा मैना को लक्ष्य करके लिखी कविता के मर्म को लेखक कब समझ पाया? जब लेखक ने एक दिन एक लंगड़ी मैना को अपने आसपास फुदकते हुए देखा तब उन्हें लगा कि इसकी चाल में करुण भाव दिखाई देता है। इसके पहले लेखक को लगता था कि इसका करुण भाव नहीं, अनुकंपा का भाव है, और जब उन्हें अनुभव हुआ कि मैना के बहुत ही करुण भाव है मैना के अंदर, तब उन्हें अपनी कविता का मर्म समझ आया। प्रश्न 4, प्रस्तुत पाठ एवं एक निबंध है। निबंध गद्य की उत्कृष्ट विधा है जिसमें लेखक अपने भावों और विचारों को कलात्मक और लालित्यपूर्ण शैली में अभिव्यक्त करता है। इस निबंध में उपयुक्त विशेषताएं कहाँ झलकती है, किन्हीं 4 का उल्लेख कीजिए। इस जो निबंध में ये जो निबंध है, एक कुत्ता और एक मैना, इसके अंदर हमें विशेषताएं बतानी है कलात्मक और लालित्यपूर्ण की। तो भावनात्मक विशेषताएं तो बहुत सारी है, कुत्ते का आश्रम आना है ना, और मैना का उनके आसपास फुदकना। इस निबंध में विचारों की भी बहुत ही अच्छी जो झलक दिखाई देती है, बहुत ही अच्छे अच्छे विचार हैं कि मूक प्राणी किस प्रकार से अपना निवेदन करते हैं। ये इसमें बताया है कि कुत्ता उनके पास आकर पूंछ हिलाता है और जब तक वो पीठ पर हाथ में फेर दे तब तक वो उनके आसपास घूमता है। फिर कलात्मकता का गुण भी दिखाई देता है इस निबंध में, है ना, कि वो जिस तरह से वो कहते हैं कि तुम्हें कैसे मालूम कि मैं यहाँ हूँ, किससे कहते हैं वो? कुत्ते से। और देखो उसके चेहरे पर कितनी तृप्ति दिखाई दे रही है जब उस गुरुदेव को देख लेता है। फिर उसके बाद है लालित्य। प्रतिदिन प्रातःकाल जब कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास बैठ जाता था तो वह उसके पास उसका संग स्वीकार नहीं करता जब तक कि वो उसके ऊपर हाथ नहीं लगा देते। ये हो गए प्रश्नोत्तर। उसके बाद है आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा जो मनुष्य के अंदर भी नहीं दे सकता। इसको हमको अर्थ लिखना है, इसका आशय स्पष्ट कीजिए। मतलब कवि बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से देख रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे से मूक वाणी को, जानवरों की पहचान रहे हैं और उनके मर्म को छूने की शक्ति है लेखक के पास। इस दृष्टि से वह पशु पक्षी या किसी भी सूक्ष्म सत्य की खोज कर लेते हैं और वह आदमी भी नहीं खोज पाता जो जानवर खोज लेता है। जानवर देखो उससे कितना प्यार करता था रविन्द्रनाथ टैगोर से, कि वह जब आश्रम से श्री निकेतन रहने आ गए तो वो भी पीछे पीछे रोज़ उनके पास मिलने आता था। इस तरह से ये इसमें आएगा, मनुष्य के अंदर जो नहीं देख सकते वो हम जानवरों में देख सकते हैं। फिर प्रश्न 6, पशु पक्षियों से प्रेम इस पाठ की मूल संवेदना है। अपने अनुभव के आधार पर ऐसे किसी प्रसंग की जुड़ी रोचक घटना को कलात्मक शैली में लिखिए। आप या तो आपके घर कोई जानवर पाला हो, तोता, मिट्ठू, चिड़िया, या कोई कुत्ता, बिल्ली, या आपने अपनी किसी मित्र के यहाँ देखा हो तो वो उसका व्यवहार और उससे कैसे क्या उसका जो भी हो मूल संवेदनाएं जो भी आपने अनुभव किए हो वो इसको लिखना है। सब अपने अपने विचार लिखेंगे इसमें। और उसके बाद है भाषा अध्ययन। इसमें सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में बताना है, तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के दूंगी ताकि उसको अलग से ही याद करो, वो ग्रामर बहुत IMP है। फिर प्रश्न 9, नीचे पाठ में से शब्द युग्मों के कुछ उदाहरण दिए हैं। समय, असमय, अवस्था, अनवस्था, ऐसे अ और अन उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाना है। पाठ में से कुछ शब्द चुनिए और अ एवं अन उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाइए। तो जैसे प्रचलित, अप्रचलित, परितृप्ति, अपरितृप्ति, लक्ष्य, अलक्ष्य, भाव, अभाव, शांत, अशांत, सत्य, असत्य, मूल्य, अमूल्य, सहज, असहज, स्वीकार, अस्वीकार, है ना। इस तरह से और भी आपको अगर कुछ मिलते हैं शब्द तो वो छांट कर लिखने हैं। फिर है पाठ्येतर सक्रियता। पाठ के अलावा जो सक्रियता क्या क्या है, पशु पक्षियों पर कविताओं का संग्रह तैयार करें और उनके चित्रों के साथ उन्हें प्रदर्शित करें। अब ये जो प्रोजेक्ट कार्य होता है ना वो है ये, है ना, तो इसके भी नंबर होते हैं आपके। तो प्रोजेक्ट में आपको
चित्र पशु पक्षियों के चित्र काट के या ख़रीद के लाना है, या अपने हाथ से भी बना सकते हो, है ना। और उसको एक फ़ाइल तैयार करनी 5-7 पेज की, और उसको स्कूल में जमा करना रहता है परीक्षा के समय। और उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के कुछ अन्य मर्मस्पर्शी निबंध, जैसे अशोक के फूल नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये अगर आपके विद्यालय की लाइब्रेरी या पुस्तकालय में हो तो उसे लेकर भी पढ़ सकते हैं। यह हमारा पाठ समाप्त हुआ, और इसका एक प्रश्न मैंने छोड़ा है 7वां, उसका अलग से समझाऊंगी। धन्यवाद।